Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is debugging feature of Turbo C++. Turbo C++ प्रोग्राम को डीबग करने के काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करता है। टर्बो C++ में डीबग मेन्यू होती है जिसके अंदर आपको मोस्ट कॉमनली 3 फीचर्स नज़र आएंगे। सबसे पहला फीचर है सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स का वर्ड आया हुआ है, उसी तरह एक वन आफ्टर अदर स्टेप जो है ये प्रोग्राम को कंपाइल करता जाता है। कंपाइल करने में जो भी एरर आते हैं वो प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करता जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रोग्रामर अपने एरर्स की प्लेस को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसको हम ब्रीफली देखते हैं। और सिंगल स्टेपिंग के अंदर क्या है कि एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एंड देन पांचवा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका है std.io.h का। यहाँ पे हेडर फाइल्स का सबसे पहले स्टेप है, वो आपका पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो देन ठीक है, आपका अगला स्टेप कंपाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, देन आपका तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का आपका एरर है। ठीक है, तो यहाँ से ये रुक जाएगा और प्रोग्रामर को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यह चीज़ थी सिंगल स्टेपिंग के अंदर। सिंपल सा आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। सिंगल स्टेपिंग को आप लोग कैसे अनेबल कर सकते हो? सबसे पहले आप लोगों ने टर्बो C++ के रन कमांड के अंदर जाना है, रन मेन्यू में जाना है, जो कि ऊपर ऑप्शंस के अंदर ही होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेस इंट्रो के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेस इंट्रो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सिंगल स्टेपिंग का फीचर अनेबल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग प्रेस F7 को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे सिंगल स्टेपिंग का जो फीचर है वो अनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वॉचेस। वॉच और वॉच एक्सप्रेशन, इसके 3 अल्टरनेटिव नेम्स है, वॉचेस, वॉच और वॉच एक्सप्रेशन। ये आपने तीनों याद रखने हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल को के वैल्यू को चेक करने के लिए। आप प्रोग्राम में कभी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये जिस वॉचेस है ये उसके ऊपर नज़र रखता है, और जैसे ही आप लोग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये अपने अंदर भी कंपाइलेशन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक है, अगर वॉचेस इस्तेमाल ना हो और आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें तो फिर आप लोगों का जो पिछली वैल्यू होती है वो इंडिकेट होती है, अगली वैल्यू जो आपने न्यू डाली होती है वो इंडिकेट नहीं होती। ठीक है, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग एक स्टेप के बाद जो है वो एक स्टेप के बाद एरर्स डिटेक्ट करता जाता है और साथ में वॉचेस उसके साथ अगले स्टेप के ऊपर वेरिएबल के ऊपर नज़र रखता जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं। ओके, पहले तो बात है कि वॉचेस सिर्फ आपका वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, वेरिएबल्स के अलावा ये किसी की चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर क्या है कि इंट x = 4 एंड y = 3। x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू आपकी 3 है। इंट x = y, नीचे जाके हम लोगों ने x की वैल्यू को y के इक्वल कर दिया है। जब x की वैल्यू को y के इक्वल किया है तो y की जो वैल्यू है 3 वो अब x में स्टोर हो चुकी है। मतलब x की जो वैल्यू 4 थी वो तब्दील होकर y की वैल्यू बन चुकी है जो कि 3 है। अब x की वैल्यू 3 है, 4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का मॉडिफाई करेगा, यहाँ पे जो बताएगा कि x ने अपनी वैल्यू चेंज किया वो काम होगा वॉचेस का। ठीक है, अब वॉचेस सिर्फ बताएगा कि x ने यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करेंगे ना तो ये वैल्यू ऑफ x = %d। आप लोगों का कोई भी इंटीजर को जब आपने प्रिंट करवाना होना तो %d आप लोग का यूज़ होता है। d का मतलब है डिजिट्स। ठीक है, तो %d आप लोगों को %d आपका कहाँ स्टोर है? x के अंदर। x के अंदर आप कौन सी वैल्यू स्टोर है? 3, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया था कि x की जो वैल्यू है उसको y के इक्वल कर दिया और y की वैल्यू क्या थी? 3। तो वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा तो वैल्यू ऑफ x इज़ 3 आएगा। ठीक है, होप सो आप लोग को वॉचेस की समझ आ गई होगी। वॉचेस को हम लोग कैसे अनेबल कर सकते हैं? प्लेस द कर्सर ऑन द वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी चेक्ड। सबसे पहले है कि उस वेरिएबल के ऊपर कर्सर रखें जिसकी वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं। फिर आप लोगों ने डीबग के अंदर के फीचर में जाना है, मेन्यू के अंदर आपको डीबग का फीचर मिलेगा, उसके अंदर आपने वॉचेस के फीचर्स के ऊपर जाना है। सब मेन्यू विल अपेयर, एक सब मेन्यू आ जाएगी। ऐड वॉचेस फ्रॉम द सब मेन्यू और प्रेस Ctrl + F7। आप लोग Ctrl + F7 करके भी वॉचेस के फीचर को अनेबल कर
कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, द सिलेक्टेड वेरिएबल विल अपेयर इन वॉच एक्सप्रेशन फील्ड। आपका जो भी वेरिएबल आप लोग जिसकी वैल्यू आप लोग जानना चाहते हैं तो वो वॉच एक्सप्रेशन फील्ड के अंदर नज़र आ जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल के लिए बात की जाए तो हम लोग एक्स की वैल्यू जानना चाहते थे, ठीक है। क्लिक ओके एंड प्रेस एंटर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह क्लिक ओके के ऊपर करके एंटर प्रेस कर देना। देन आप लोगों का इंडिकेट दैट द सिलेक्टेड सिंबल इज़ नॉट डिफाइंड। आप लोग की एक विंडो पेयर हो जाएगी जो कहेगी कि आपका जो सिंबल है वो डिफाइंड नहीं है। सिलेक्ट रन एंड ट्रेस इनटू द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड वेरिएबल विद अपेयर इन वॉच विंडो। सबसे पहले वो कहेगी कि आप लोग का जो आप लोग जिस वेरिएबल की बात कर रहे हैं वो अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब रन और ट्रेस इंट्रो को प्रेस करेंगे या फिर को क्लिक करेंगे या फिर आप लोग F7 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों की जो भी आप लोगों ने वेरिएबल सिलेक्ट किया होगा ना उसका वॉच विंडो के अंदर उसका वैल्यू अपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई और वॉच चीज़ की। आगे करते हैं ब्रेक पॉइंट्स। नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है? ब्रेक पॉइंट्स हर प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा मार्क होता है जो बताता है कि यहाँ पे अपना प्रोग्राम को स्टॉप कर दें, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। ब्रेक पॉइंट हर एक स्टेटमेंट के लास्ट के अंदर यूज़ किया जाता है और जिसकी वजह से वो प्रोग्राम वहाँ पे स्टॉप एग्जीक्यूटिंग अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, ठीक है। द यूज़र कैन चेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट इट्स पॉइंट बाय यूजिंग वॉच विंडो बाय स्टेपिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे ही स्टेटमेंट का ब्रेक पॉइंट आ जाता है तो जो वॉच विंडो है वो उस पूरी स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल को चेक करती है कि वेरिएबल ने कोई चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर और अगले स्टेप पे आपको कौन लेके जाता है? सिंगल स्टेपिंग। तो ये दोनों सारे फीचर्स एक साथ ही वर्क करते हैं, कोलैबोरेट होकर वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है, उसके अंदर ये जो सेमीकोलन आपको नज़र आ रहा है ये हमारा ब्रेक पॉइंट्स को इंडिकेट करेगा, ठीक है। हमारे ब्रेक पॉइंट्स जितने भी हैं उनको इंडिकेट कौन करेगा? सेमीकोलन। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जिस स्टॉप एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देनी है। जैसे एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी वॉच आएगा, वॉच स्टेटमेंट के अंदर देखेगा कि कोई वेरिएबल है, वेरिएबल 2 है। अब इन वेरिएबल के ऊपर ही वो नज़र रखेगा। सिंगल स्टेपिंग आपको अगले स्टेप के अंदर लेके जाएगी। देन यहाँ पर फिर ब्रेक पॉइंट आ गया, ब्रेक पॉइंट की वजह से एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और एग्जीक्यूशन स्टॉप होने के बाद वॉचेस देखेगी कि यहाँ पे जो है वो एक्स ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी है, ये वो वॉच करेगी, ठीक है। और फिर ये अपने वो इंडिकेटर में डाल देगी, वॉच इन विंडो के अंदर वो डाल देगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेक पॉइंट को अनेबल करने के लिए प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन ऑन विच ब्रेक पॉइंट इज़ टू बी इंसर्टेड, सिलेक्ट डीबग toggle break point or press Ctrl F8. The break point will inserted, the line will be highlighted. अगर आप लोग ब्रेक पॉइंट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो अब जो से भी आप लोगों के कंपाइलर्स हैं उनके अंदर सेमीकोलन ही एज अ ब्रेक पॉइंट वर्क करता है, बट ये जो टर्बो C++ है उसके अंदर आप लोग सेपरेटली ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? डीबग के अंदर जाएँ, टॉगल ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करें एंड देन ये ब्रेक पॉइंट आप लोग का किसी भी लाइन पे इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग F8 भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी विंडोज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग खुद ब्रेक पॉइंट्स इंसर्ट करते थे, बट अब जो है वो सेमीकोलन ही एज अ ब्रेक पॉइंट वर्क करता है। एवेलुएट और मॉडिफाई विंडो। एवेलुएट और मॉडिफाई विंडो के अंदर अब आप लोगों को वॉचेस ने सिर्फ वेरिएबल को वॉच करना था कि जो है वो अपने आप को चेंज करना है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली इसने चेंज करनी थी मॉडिफाई और इवैल्यूएट विंडो ने, ठीक है। अगर आप लोगों ने ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप लोग वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग मॉडिफाई और इवैल्यूएट विंडो को क्लिक करके उसके अंदर अपने वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, जिससे ये आप लोगों की वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और दरमियान में आप लोग के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। ये पहले होता था लेकिन अब तो आप लोग आराम से कोड्स के अंदर ही चेंज कर सकते हैं।
single stepping is user is single stepping the program wants to change the value of a certain variable. single एक स्टेप से यूज़र आगे जा रहा है और अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहता है, तो वो आराम से आपकी इवैल्यूएट और मॉडिफाई विंडो के अंदर जाकर अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। इसको कैसे आप लोग अनेबल कर सकते हैं, पहले डीबग फीचर में जाएँ, उसके अंदर आप लोग को इवैल्यूएट और मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। अब एक विंडो अपेयर हो जाएगी जिसके अंदर 3 फील्ड होंगी। एंटर द नेम ऑफ द वेरिएबल, सबसे पहली फील्ड के अंदर आपने वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। फिर आप लोगों ने दूसरी फील्ड के अंदर उसकी न्यू वैल्यू लिखनी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द थर्ड फील्ड रिजल्ट विल आल्सो चेंज ऑटोमेटिकली, तीसरी फील्ड के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। और तो आप लोग को इन चारों फीचर्स की समझ आ गई होगी। ये आप लोग का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो इसे अच्छी तरह हमने लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। आगे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी छोटे मॉड्यूल या फंक्शन नहीं बनाते हैं ना, तो उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और एक एंटायर प्रोग्राम को इसी तरह एक सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं, उसके अंदर कोई आप फंक्शंस नहीं बनाते, कोई भी मॉड्यूल्स नहीं बनाते। इससे क्या होता है कि आप लोगों को उसे अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो है ना वो मुश्किल होती है कि लाइक आप लोगों ने अगर कोई भी हम लोग बात करें किसी गेम का प्रोग्राम है तो उसके करैक्टर्स कौन सी लाइन पे आपने डाले थे आपको नहीं समझ आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल वो गेम के जो टोटल कोडिंग है ना, नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो 2000 है, ठीक है। तो आप लोगों ने 2000 में आप लोग किस किस लाइन को सर्च करेंगे कि कौन से में मैंने करैक्टर्स की कोडिंग डाली थी, स्कोरिंग की कोडिंग मैंने कौन सी लाइन में डाली थी, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होगा। और जाहिर है आप जब आप लोगों को पूरी लाइन्स 2000 लाइन्स के आप लोगों को सर्च करना है, उसके अंदर से आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल स्कोरिंग के अंदर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है या न्यू बंडल्स ऐड करने हैं, आप लोग 2000 लाइन को सर्च कर रहे हैं मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए, वो भी चीज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी, डिफ़िकल्ट होगी। और डीबग करना, अगर तो कोई एरर, एक तो इसमें एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एरर प्रूविंग बहुत ज़्यादा होती है, और अगर एरर आ जाए तो उसको डीबग करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को एक दफ़ा और ब्रीफली देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका व्हाट्सएप की हम लोग ले लेते हैं कोडिंग, व्हाट्सएप की ऐप ले लेते हैं। व्हाट्सएप के अंदर फ़ोन एंड गैलरी दोनों की अगर आप लोग कोडिंग डाल दें तो ये आप लोगों के लिए कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये अप टू मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा 10,000 लाइन्स तक का कोड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 10,000 लाइन्स तक का ही आपका कोड बन जाएगा, ठीक है। तो 10,000 लाइन के अंदर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ़ोन के अंदर एरर आ रहा है, गैलरी के अंदर एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स और फंक्शन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों की प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ईच मॉड्यूल इज़ द पीस ऑफ कोड दैट इम्प्लीमेंट अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। हर मॉड्यूल के अंदर नई फंक्शनैलिटी होती है, हर मॉड्यूल का पर्पस डिफरेंट होता है। मेन मॉड्यूल होता है वो दूसरे मॉड्यूल्स को कॉल्स करता है जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ द मॉड्यूलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। इसे प्रोग्राम लिखने का मॉड्यूलर मेथड भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम सिंपल होता है, सिंपल टेक्निक टू राइट प्रोग्राम। आप इजीली अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। आप लोग का प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने के में भी ईजी होता है। मॉडिफाई अगर कोई चेंजिंग करनी है आप लोगों ने उसके लिए भी ईजी है। और अगर आप लोगों ने प्रोग्राम को डीबग करना है किसी भी एरर के ऊपर तो वो भी आपके लिए ईजी होगा। और इस किस्म की अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के प्रोग्राम के अंदर एरर्स की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। नीचे दोनों डायग्राम्स बनी हुई है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड की। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर उन्होंने तीनों सारे कोड्स एक ही जगह पे लिख दिए हैं, ठीक है, मेन के अंदर लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये कोड आपका स्कोरिंग के लिए है, ये आप लोग का करैक्टर्स के लिए एंड बोनस के लिए ये है, तो ये गेम की कोडिंग है। तो ये सारे कोड्स उन्होंने उसी के अंदर लिख दिए हैं। इससे क्या होगा, स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा होगी, आप लोग की ऐप के ऊपर लोड भी पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का एफिशिएंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। लेकिन वहाँ जहाँ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो मेन फंक्शन है अगर जब उसे स्कोरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो तब वो स्कोरिंग को कॉल करेगा, अदर वो इसकी अलग फाइल बनेगी,
ठीक है। और जब उसे करैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करैक्टर्स को कॉल करेगा, जिससे आप लोगों का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर हो गया और इसको समझना भी बहुत आसान है और इसको ईजीली आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों ने स्कोरिंग के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आप ये फाइल ओपन करोगे, आप पूरे प्रोग्राम को नहीं देख रहे कि कहाँ मैंने स्कोरिंग की कोडिंग की थी, ठीक है। इसको एक और दफ़ा ब्रीफली भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग का व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप को फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग के मोबाइल के फ़ोन को कॉल करता है, ठीक है। अगर उसे गैलरी की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग के मोबाइल की गैलरी को कॉल करता है और देन गैलरी उसको पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर देती है। अगर सारी चीज़ें व्हाट्सएप के अंदर ही पड़ी होती है, फ़ोन एंड गैलरी, तो व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका लोड डाउन हो जाता है, ठीक है, जिससे ये ओपन ही ना हो पाता या फिर ये ऐप स्लो हो जाती, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप लोग प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर आप लोग हिस्सों के अंदर आप लोग डिवाइड कर दो और उन हिस्सों को जब भी आप लोग को नीड हो उनको कॉल कर लो, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव जो वर्ड नेम है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी है। तो होप सो आप लोग को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की समझ आ गई होगी।